नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र कानूनगो। आप देख रहे हैं साधना न्यूज़ का खास कार्यक्रम अखबारों की सुर्खियां। अखबारों की सुर्खियों में हम उन सुर्खियों पर चर्चा करते हैं कि वो हेडलाइन कैसे बनी, उनके पीछे की कहानी क्या है, उनके आगे का सत्य क्या है। इस विषय पर हम बुलाए गए मेहमानों से चर्चा करते हैं और निष्कर्ष निकालने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये अखबारों की सुर्खियां, ये खबरें सुर्खियां क्यों बनी, हेडलाइन क्यों बनी। आज हम इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ जो जुड़े हुए मेहमान हैं उनसे मैं आपका परिचय करा दूं। वरिष्ठ पत्रकार राकेश दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार दिलीप भदौरिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। और शुरू करता हूं अखबारों की सुर्खियां। आज जो सबसे बड़ी सुर्खी बनी है, सबसे बड़ी हेडलाइन बनी है, वो है पेगासस प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो पत्रकारों, नेताओं आदि की जो जासूसी हो रही है, जिसमें कि एक जस्टिस भी सामने आए हैं। और आज जो सूची एक और जारी हुई है उसमें राहुल गांधी, आपका जो है वो प्रशांत किशोर, पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा जी और इनके नाम सामने आए हैं। और सरकार की तरफ से इसका कहा गया कि ये ऐसा कोई नहीं है, नकारात्मक जवाब इसका दिया गया। आईटी मिनिस्टर ने इसका नकारात्मक जवाब दिया, लेकिन कुछ देर बाद उनका नाम भी और प्रहलाद पटेल जी का नाम भी उसी सूची में आ गया। तो इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं राकेश दुबे जी के पास आना चाहता हूं। दुबे जी, पूरा मामला आपने देखा है, आखिर क्या है इसमें, क्या कहना पड़ रहा है इनका? दुबे जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो? भदौरिया जी, दुबे जी से संपर्क नहीं अभी हो पा रहा है, तो मैं आपसे ही इस संबंध में चर्चा करना चाहता हूं कि ये सुर्खियां, ये खबर, ये सुर्खी क्यों बनी, क्यों इतना बड़ा स्कैंडल जो है वो इस टाइप का सामने आ रहा है, सरकार ना कर रही है, और आखिर फिर इस विषय में इतनी बात क्यों हो रही है? देखिए राजेंद्र जी, ये जो पेगासस का मामला जो पिछले 2 दिन से एकदम हाईलाइट हुआ है भारत की राजनीति में, केंद्र की राजनीति में जी, ये एक बदनुमा सा दाग लग रहा है भारत की राजनीति पे कि मतलब अगर इस तरीके के काम होने लगे राजनीति के जरिए कि भाई जो आपका विपक्ष में जो है उनके खिलाफ आप जासूसी करवाएंगे, तो इससे बुरा और क्या हो सकता है। जिन्होंने आपके खिलाफ कुछ बोला उनके खिलाफ आप जासूसी करवा रहे हैं। जासूसी तो खिलाफ के अलावा मैं बता रहा हूँ आपको, जो वर्तमान में आईटी मिनिस्टर नए बने हैं, हाँ, उन्होंने कहा कि नहीं, ये सब गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। और कुछ देर बाद उनका नाम भी आ रहा है उसमें सामने। अपने मध्य प्रदेश दमोह से सांसद रहे प्रहलाद पटेल जी का नाम भी आ रहा है। वो एक महिला जिसने गोगोई जी के ऊपर आरोप लगाया था, उसका नाम भी आ रहा है। और प्रहलाद पटेल जी के यहाँ तो माली, रसोईया इत्यादि इस प्रकार के सबका हो रहा है वो। जी, सबका ही नाम आ रहा है। तो ये मतलब ये बड़ी विडंबना है ये हमारे देश के लिए कि भाई राजनीति का स्तर आप कहाँ ले के जा रहे हैं। भाई राजनीति पहले भी हुआ करती थी। अटल जी जब प्रधानमंत्री हुआ करते थे तब भी विपक्ष था, और अटल जी जब विपक्ष में हुआ करते थे तब भी कम सांसद के बावजूद एक बढ़िया विपक्ष माना जाता था वो, क्योंकि उनकी बात सुनी भी जाती थी और उनको बात कहने का मौका दिया जाता है। आज की केंद्र सरकार में हम चले जाएं तो विपक्ष को कहने के लिए कोई मौका ही नहीं दिया जाता, सिवाय विपक्ष इसके अलावा कर भी क्या सकता है, हल्ला कर सकता है, विघ्न बाधाएं डाल सकता है, लेकिन उसको मेन जो मुख्य मुद्दे जो हैं उनसे कोई सरोकार नहीं करने दिया जाता। बस आजकल केंद्र सरकार की ये स्थिति बन चुकी है
कि जो हमें कहना है वो ही हम कहेंगे, सामने वाले को कहने का कोई मौका नहीं दिया जाएगा। अगर आपने ज्यादा कुछ सरकार के खिलाफ कहा तो आप देशद्रोह का आरोप में फंस भी सकते हैं। लेकिन ये सारी चीजों के चलते ये जासूसी कांड, मतलब आप विपक्ष को कुछ रहने देंगे या नहीं रहने देंगे? अभी हाल ही में जब रविशंकर प्रसाद संचार मंत्री हुआ करते थे, उस समय दिग्विजय सिंह जी ने राज्यसभा में खुद ये सवाल किया था, सिर्फ हाँ या ना में उत्तर दे दीजिए रविशंकर जी, कि ये भारत की कोई भी जांच एजेंसी, ये नहीं कह रहा है कि सरकार की जांच एजेंसी, भारत की कोई भी जांच एजेंसी ने ये इसमें कोई डीलिंग की है क्या? लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं था, रविशंकर प्रसाद के पास। उस समय की भी बात है, और आज भी किसी के पास कोई जवाब नहीं है। जो वैष्णव जी नए जो मंत्री बनाए गए हैं, अभी नए कार्य क्षेत्र बढ़ाया लोग ने, उसमें वैष्णव जी भी बिल्कुल सिरे से नकार रहे थे उस चीज को। लेकिन आप कितना नकारेंगे भाई? जो इतना सारा आज का अखबार उठा के आप देखेंगे तो लगभग 25-30 नाम आ गए हैं सामने। मतलब आप करना क्या चाह रहे हैं भाई? आप सरकार को चलाइए, जनता के मुद्दों के पे काम कीजिए। आप एक तरफ ये बोलते हैं सर्वदलीय बैठक बुला रहे हैं, सर्वदलीय बैठक में आप ये बोलते हैं कि सारे मुद्दे अच्छे से उठाइए विपक्ष से, ये मेरा कहना है, लेकिन शालीनता से उठाइए। अरे शालीनता से क्या, आप मुद्दे उठाने तो दो। आप किसी के सुनते ही नहीं है। आप तो हिटलरशाही चला रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हिटलरशाही, कि हमने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है, उसके अलावा कोई दूसरा कोई बोल नहीं सकता। अगर बोलेगा कि तो देशद्रोही। आजकल ये बड़ा चलन हो गया है। कोई भी आजकल सोशल मीडिया उठा के देख लो आप, इतनी गंदगी भरी पड़ी हुई है राजनीति के मामले में सोशल मीडिया पे, यानी जिसको जो मन चाह रहा है। मतलब कोई डेकोरम मेंटेन नहीं हो रहा सोशल मीडिया पे। चाहे तो वो अगर कुछ दूसरे लोग हैं तो प्रधानमंत्री कहीं धज्जियां उड़ा रहे, मतलब अपने देश का प्रधानमंत्री है भाई, आप उसकी गरिमा का ख्याल रखो, उनकी पद की गरिमा का ख्याल रखो। और कोई लेके अगर उधर से कुछ कमेंट किया तो ये आपस में सोशल मीडिया वाले जो लोग हैं वो आपस में ऐसे झगड़ने लगते हैं। सोनिया गांधी को कहीं ना कहीं पता नहीं कहां से ले जाके उनके सोशल मीडिया पे ऐसे फोटोग्राफ डाल दिए जाते हैं जो बड़ा शर्मिंदगी का विषय रहता है। ठीक है, विपक्ष में है, इटली की हैं, मान लिया, लेकिन आफ्टर ऑल भारत की बहू है वो, और भारत की बहू नहीं भी है, अगर इटली की निवासी है तो महिला है वो पहले। तो इन चीजों का सोशल मीडिया पे बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा जा रहा है। बिल्कुल मतलब बिल्कुल नीचता पे उतर आई है राजनीति। आपके बाद फिर से आता हूं भदौरिया जी। राकेश दुबे जी मेरे सुन पा रहे हैं आप? मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, मैं सुन रहा हूँ आपको। हाँ, अभी की जो आज की जो सुर्खियां हैं उसमें प्रधानमंत्री जी संसद में नए मंत्रियों का परिचय भी नहीं करा सके और हंगामा हुआ बढ़ती कीमतों के विरुद्ध, किसान आंदोलन के विरुद्ध, और खास करके पेगासस प्रोजेक्ट में जिस प्रकार से जासूसी कांड ये जो चल रहा है इसके ऊपर, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, न केवल संसद, लगभग सारी विधानसभाओं की स्थिति यही है। विपक्ष की आवाज सुनी नहीं जाती, मीडिया कोई आवाज उठाता है तो उसे पेगासस जैसे सॉफ्टवेयर में उलझा दिया जाता है, और कुछ होता है तो राष्ट्रद्रोह का मुकदमा हो जाता है। तो आज की स्थिति देश में जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनकी बहुत दुर्गति है, और इस पर किसी का ध्यान नहीं है। ना इस पर पक्ष का ध्यान है, ना इस पर प्रतिपक्ष का ध्यान है। अल्टीमेटली वो सब ये सारे कदम वही हैं जो इमरजेंसी में हुए थे। हम अपनी तरह से प्रशासन को, अपनी तरह से मीडिया को, अपनी तरह से संसद को और अपनी तरह से विधानसभाओं को चलाना चाहते हैं, जिसके कारण देश में अनिश्चितता की स्थिति बन रही है। इमरजेंसी में तो राकेश जी, इमरजेंसी में तो घोषित रूप से ये सब थी कि इमरजेंसी है। अभी तो लोकतंत्र की दुहाई दी जाती है और उसके बावजूद ये इस प्रकार की जो घटनाएं और जो खबरें जो सामने आ रही हैं, तो क्या कहा जाएगा उसको? देखिए, इमरजेंसी में और इसमें अंतर क्या है? इमरजेंसी में जिस भारतीय दंड संहिता की धारा 124A का उपयोग नहीं हो रहा था, इसमें तो 124A का उपयोग भी हो रहा है। भारत में ऐसी कौन सी राजनीतिक परिस्थितियां बन गई हैं कि देश में सरकार से मतभेद रखने वाले लोगों को राष्ट्रद्रोही करार दे दिया जाए?
उनकी जांच करने के लिए इसराइल का एक सॉफ्टवेयर लगाकर सरकार पत्रकारों की, प्रतिपक्ष के नेताओं की, इनकी जासूसी कर रही है। ये किस तरह, ये क्या, ये इमरजेंसी में नहीं हुआ, वो हो रहा है यहाँ जी। तो इस समय सरकार को और प्रतिपक्ष को, दोनों को लोकतंत्र बचाने के लिए आवाज उठाना चाहिए। सही मायने में तो लोकतंत्र खतरे में आ गया है। और हम इस सबके लिए, अभी एक सज्जन बोल रहे थे, वो सोशल मीडिया को ही रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हैं। सोशल मीडिया तो हमारा जनता का मीडिया है, जो बड़े घरानों द्वारा चलाए जाने वाला मीडिया है, जिसे बड़े घराने चलाते हैं या जो विदेशों से सहायता प्राप्त मीडिया है, वो तो इस बारे में बात नहीं करता। सरकार से असहमति व्यक्त कर रहा है तो सोशल मीडिया ही कर रहा है। सोशल मीडिया से ही पता लग रहा है कि किसान आंदोलन हो रहा है। सोशल मीडिया से ही पता लग रहा है कि पत्रकारों की जासूसी हो रही है। ये सारी चीजें जो हैं, इसके खिलाफ प्रतिपक्ष को आवाज उठाना चाहिए। प्रतिपक्ष को कुल मिलाकर अंधभक्त की तरह परिवार को समर्पित हो रही है और उनको समर्थन कर रही है। ठीक इसी तरह से कुछ अंधभक्त तैयार हो गए तो सरकार का समर्थन कर रहे हैं। देश कहाँ जा रहा है, इस पर तो विचार करिए। आज देश की जीडीपी कितने नीचे चली गई है, आज देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। इस तरह तो ना प्रतिपक्ष आवाज उठा रहा है, ना सरकार का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। तो अगर सोशल मीडिया सारी बातें करता है तो उसको जो राष्ट्रद्रोह की तलवार लटका देते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिन पहले कहा है ये बात। सदन में भी दुबे जी, सदन में भी यही स्थिति बन रही है कि विपक्ष द्वारा जो मुद्दे उठाए गए उनके आज संवैधानिक संस्था है सदन, संवैधानिक संस्था है मुख्य निर्वाचन आयुक्त। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जासूसी हो रही है। संसद के अंदर बैठने वाले नेता प्रतिपक्ष और प्रतिपक्ष के सांसदों की जासूसी हो रही है, मंत्रियों की जासूसी हो रही है। ये सारी चीजें जो हैं प्रजातंत्र के लक्षण नहीं है, ये सारे के सारे डिक्टेटरशिप के लक्षण हैं। और इस सबसे बचने के लिए प्रतिपक्ष को आवाज उठाना चाहिए। हेलो, ठीक है, मैं आप दूसरे मुद्दे की ओर आता हूं। एक मुद्दा इसी प्रकार का है कि प्रदेश के मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री जो डिंडोरी जिले के प्रभारी मंत्री हैं, वहाँ के कांग्रेस विधायक जो हैं ओंकार सिंह मरकाम, वो उनसे मिलना चाह रहे थे, उनको नहीं मिलने दिया गया। उनको दोनों हाथ और दोनों पैर पकड़ करके और उनके काफिले से अलग कर दिया गया। और भाई वो भी चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, आखिर उनका इतना अपमान करके, और वो मिलते तो क्या कर लेते उनसे। मंत्री जी से अपने कामों के बारे में, अपने विकास क्षेत्र के विकास के बारे में जो कुछ भी बात करना चाहते थे उनको करने देना चाहिए था। उनको इस प्रकार से हटाया गया। क्या कहना भदौरिया जी आपका इस बारे में? देखिए, अभी राकेश जी ने भी वही बात कही कि इतने उद्दंड हो गए हैं सरकार के पक्ष के लोग, चाहे मध्य प्रदेश की सरकार को ले लें, चाहे हम केंद्र सरकार को ले लें। अब एक जनप्रतिनिधि को वहां के जिला प्रभारी मंत्री से नहीं मिलने दिया जाएगा, इसकी कोई तुक नहीं बनती। भाई, अगर वहां की जनता ने उसको चुन के भेजा है तो वह वहां की जनता के मुद्दों को लेके आपसे ही मिलेगा ना। आपको उस जिले का प्रभार दिया है तो उस जिले की जो भी समस्या है उसको लेके आपसे ही मिलेगा वो व्यक्ति। अगर आप उसको मिलने ही नहीं दोगे, उसके साथ ऐसी बर्बरतापूर्ण रवैया अपनाओगे कि उनको उठा के बाहर फेंकने की स्थिति आ जाती है। मोहन यादव जी वैसे भी उज्जैन शहर में पहलवान के नाम से मशहूर हैं, तो लेकिन ठीक है, पहलवान है तो अब, लेकिन वर्तमान में एक जनप्रतिनिधि और एक अच्छी बड़ी सरकार के मंत्री हैं, एक प्रदेश के मंत्री भी हैं वो, और मंत्री पद भी, ऐसा विभाग भी उनको ऐसा मिला है, उच्च शिक्षा, कि इसके लिए तो कुछ कहूंगा नहीं मैं। अब डॉक्टर लगाते हैं वो अपने आगे। बट मेरा कहना यह है कि ऐसा रवैया पहले कभी देखने में नहीं आया। मंत्री जी को ऐसे समय में खुद आगे आकर के और उनको बोलना था कि भाई विधायक जी को लेकर के आइए, मैं उनसे मिल लेता हूं, उनकी बात सुन लेता हूं। यदि प्रशासन ने जबरदस्ती करके भी हटाया है तो मंत्री जी को स्वयं
ये पहल करके और उनको मुलाकात करना इसमें चाहिए उनका थी। बड़प्पन दिखाई देता और यहाँ दिखाई देना था एक बिल्कुल। अच्छी स्वस्थ राजनीति का एक परिचय देते वो, कि भाई पहली बात तो ये कि अगर आप डिंडोरी जिले के आप प्रभारी मंत्री बने हैं तो जी। सबसे पहले आपको चाहिए कि डिंडोरी जिले के जितने भी विधायक हैं आप उनसे कंसर्न कीजिए ना, कि उस जिले की समस्याएं तो वो सुन ले पहले। आप डायरेक्ट जनता के बीच में जा रहे हैं, लेकिन जिस क्षेत्र में आप जा रहे हैं वहां के विधायक से तो आप कंसर्न करें। वो चुना हुआ जनप्रतिनिधि है भाई, उसका कुछ तो एक मेंटेन करो आप, कि भाई वो एक आप भी कहीं से चुने हुए विधायक ही हैं, उसके बाद आप मंत्री बन गए हैं। पिछली कांग्रेस सरकार में ओमकार सिंह मरकाम खुद मंत्री थे, लेकिन ये रवैया तो बिल्कुल इस काबिल नहीं है कि इसमें कुछ कोई मतलब शब्द है ही नहीं कि ये क्या रवैया है, ये हो क्या रहा है, क्या हो रहा है ये कहना कठिन है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सरकार ने 26 जुलाई से जो है वो स्कूल खोलने के लिए घोषणा की है कि 26 जुलाई से 50-50% की संख्या के साथ स्कूल खोले जाएंगे। तो जुलाई में 2 दिन और अगस्त में 4 दिन, इस प्रकार से स्कूल खोले जाएंगे कि उसमें 50% बच्चे एक दिन आए, 50% बच्चे दूसरे दिन आए। कोरोना काल में इस चीज़ को लेकर के और बहुत दिनों से स्कूल बंद है, बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, ये सोच करके सरकार ने ये निर्णय किया है। और इसी में यदि देखें तो इसी निर्णय के साथ रात को 11 बजे तक रेस्टोरेंट खोलने के लिए अनुमति दी है और 11 बजे से 6 बजे तक का रात का कर्फ्यू लगाया गया है। दुबे जी, आपके पास आना चाहता हूँ, इस मुद्दे पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो आदेश निकले हैं या जो आदेश निकाले जा रहे हैं कोरोना काल में, उनको पहले विदेश में जो काम हो रहे हैं उन पर भी निगाह डालना चाहिए। 50% बच्चों के साथ स्कूल खोलना या ऑनलाइन पढ़ाई कराना जो है, उससे हमारी शिक्षा प्रणाली ध्वस्त होती जा रही है। जो बच्चे काम करने की स्थिति में नहीं है उनको जबरन काम पर जाना पड़ रहा है, तो वो स्कूल नहीं जा रहे हैं। स्कूल खोलने के लिए सरकार को सबसे पहले जो काम करना था वो टीचरों को वैक्सीन लगवानी थी। अभी सारे टीचरों को उसका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए विश्व में कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार स्कूल खोल देगी तो किसी भी प्रकार की थर्ड वेव की जो आशंका है वो पूरी तरह से साबित हो जाएगी। रहा सवाल नाइट का कर्फ्यू, तो अगर आप दिन के अंदर जनता को, जन सामान्य का संपर्क बहाल कर देंगे तो रात को कर्फ्यू लगाने का अर्थ क्या है? कुल मिलाकर सरकार अपनी नाकामी जो टीके के अंदर हुई, इसके कारण केंद्र के स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को मंत्री पद से हटाना पड़ा। उसको छुपाने के लिए के लिए वैक्सीन लाना चाहिए और स्कूल के स्टाफ का वैक्सीनेशन कंपलसरी करना चाहिए।
बिल्कुल, वैक्सीनेशन कंपलसरी होना चाहिए, तभी जो है सरकार इस ओर कदम बढ़ाए। और होना तो ये चाहिए कि जब पूरा वैक्सीनेशन कंप्लीट हो जाए देश में, उसके पश्चात कोई इस प्रकार की गतिविधियां शुरू हों तो वो जो है एक प्रकार से सही मानी जाएगी। एक और खबर है, दिग्विजय सिंह जी ने ट्वीट किया है कि शिवराज सिंह जी का उन्होंने शब्द यूज़ किया है मामू, कि उनका जाना अब तय है और 2 लोग जो है मुख्यमंत्री पद के मात्र दावेदार हैं, प्रहलाद पटेल और वीडी शर्मा। भदौरिया जी, मैं आपसे इस बारे में बात करना चाह रहा हूं कि इसकी असलियत क्या हो सकती है। दिग्विजय सिंह जी के पास इस प्रकार की सूचनाएं, चूँकि ये भारतीय जनता पार्टी का मामला है, वो कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य हैं और अपने बयानों के लिए वो मशहूर रहते हैं, तो इस प्रकार का उन्होंने बयान दिया है, ट्वीट किया है, कि किस तरह से देखते हैं आप इसको? देखिए राजन जी, उसमें तो उनका अपना व्यक्तिगत बयान, जो राजनीतिक बयान, उनकी बयानबाजी चलती रहती है वो है। लेकिन जहां तक मेरी सोच है, अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को अगर हटना ही था तो इससे पहले जो एक लहर आई थी, जहां बहुत ही ये आ गया था कि ये मुख्यमंत्री बन जाएंगे या फलाना मुख्यमंत्री बन जाएगा, ये मुख्यमंत्री बनने की संभावना इनकी ज़्यादा है। बंगाल चुनाव के जस्ट बाद ही उनको हटना था, हटा सकते थे तो हटा सकते थे। लेकिन अब आप ये बिल्कुल मान के चलिए, शिवराज सिंह चौहान अपना ये कार्यकाल तो पूरा करेंगे ही, बिल्कुल, उनको कोई डिगा नहीं सकता, क्योंकि वो कुछ भी करके, कैसे तो भी करके वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहते हैं। चाहे वो कुछ समय के लिए मुख्यमंत्री पद से बाहर हुए थे, उस समय भी एकमात्र भाजपा में वही व्यक्ति थे जो रोशनपुरे नाके पे भी आपको जरा से कैंप में, टेंट में धरना प्रदर्शन करते दिखाई दिए थे। बाकी कोई ऐसा वो मंत्री नहीं रहा इनका जो विपक्ष में रहते कोई ऐसी जिसने धरना प्रदर्शन किए हों। मुख्यमंत्री हमेशा, शिवराज सिंह जी तो हमेशा लाइट में बने रहते हैं। वो अपनी तरीके से जो काम, कार्यशैली जो है, हो सकता है उनकी ही पार्टी में उनके कार्य पसंद नहीं आ रहे हो, क्योंकि ये उनका कार्यकाल जो शुरू हुआ है इसमें कुछ अलग से शिवराज दिख रहे हैं। पहले जो शिवराज दिखा करते थे बिल्कुल सॉफ्ट शिवराज थे पहले, जो उनका पिछले 15 साल का जो समय गया है। लेकिन इस बार जो शिवराज दिखे हैं पूरे, अभी तक जब से उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है तब से लेके अभी तक, एक तो उन्होंने 2-3 विभाग तो ऐसे हैं जो खुद अपने ही पास रख के काम कर रहे हैं। वो जनसंपर्क विभाग जिसमें मुख्य है, जो सरकार का प्रचार प्रसार का काम पूरा देखता है, सरकार की खबरें वो पूरा वही देखता है, तो उस विभाग को किसी को हाथ नहीं लगाने दिया। दूसरा, एक महिला बाल विकास विभाग अभी भी उन्हीं के पास है, और भी 1-2 छोटे बड़े विभाग भी उन्हीं के ही पास है। तो ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि शिवराज जी कुछ अलग रूप में दिखाई दे रहे हैं, और वो मतलब आप समझ नहीं सकते कि उनका अगला कदम क्या हो सकता है। दिग्विजय सिंह जी का ये ट्वीट जो है, ट्वीट तक ही सीमित है। हाँ, चर्चा में बने रहने के लिए है, ये आप कहना चाहते हैं। हाँ जी, जी ठीक है, समय की अपनी मर्यादा है, और आज का अखबारों की सुर्खियां कार्यक्रम हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप दोनों वरिष्ठ पत्रकारगण का मैं आभारी हूं, आपने यहाँ समय दिया। और अगला कार्यक्रम साधना न्यूज़ का आप देखते रहिए। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।